हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। प्लान टू बिल्ड का घर बनाओ सीरीज का एक नया वीडियो पे। अभी पहले वाले वीडियो पे हमने देखा था होम कंस्ट्रक्शन लोन्स के बारे में। ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक लोन कैसे मिलता है। अब 4 घर बनाने वाले में से एक का लोन फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रिजेक्ट हो जाता है। कारण क्या है? 90% केसेस में ये होता है रॉन्ग या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अब इनकम ठीक है, प्लॉट अच्छा है, लेकिन पेपर वर्क गलत है। तो आज हम देखेंगे कि बैंक क्या क्या मांगती है, किस ऑर्डर में मांगते हैं और कैसे आपका फाइल अप्रूव हो जाएगा बिना बैक एंड फोर्थ का। अगले कुछ मिनट में ये समझते हैं। चलिए, लेट्स गो। अब बैंक ना लोन का एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है 5 चीजों को दिमाग में रखते हुए। यही 5 चीज है जो वो मेनली देखता है। पहला चीज क्या है? वो है आपका सिबिल स्कोर, CIBIL सिबिल स्कोर। 750 प्लस अगर है तो ये आइडियल है। 700 से 750, 700 टू 750 एक्सेप्टेबल रेंज में होता है विथ सम कंडीशंस अप्लाइड। बिलो 700 मोस्टली बैंक्स रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी आप अगर सिबिल के वेबसाइट पे जाएंगे, आप फ्री में चेक कर सकते हैं आपका सिबिल स्कोर क्या है। सेकंड जो पॉइंट है FOIR। अब FOIR का फुल फॉर्म है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। उसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोई अगर लोन चालू है, कोई EMI चालू है उसको, और अभी आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो दोनों EMI को मिलाकर आपका मंथली इनकम का 40 से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, स्ट्रक्चर्ड कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं आप, तो 50% तक अगर आपका FOIR है तो वो एक्सेप्टेबल है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो 40% तक टिपिकली बैंक के लिए एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया माना जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? आपका लोन मैच्योरिटी का एज। लोन मैच्योरिटी क्या होता है? मतलब आपका जो लोन पेइंग टेन्योर है वो कब खत्म होगा, आपका उम्र उस टाइम में क्या रहेगा। लोन मैच्योरिटी एज अगर 65 से 70 तक है तो पॉसिबल है। अगर आप 50 साल के हैं तो 15-20 साल का टेन्योर मिलेगा आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आप उससे छोटे हैं, यंगर हैं, तो आपको लॉन्गर टेन्योर मिलेगा। लॉन्गर टेन्योर में क्या हो जाता है, आपका जो EMI या मंथली आउटफ्लो है वो आपका कम हो जाता है काफी। फोर्थ, इनकम स्टेबिलिटी। जैसे सैलरीड इंडिविजुअल अगर आप हैं तो आपका जो कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं वो कंपनी में 2 साल का कंटिन्यूअस आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जॉब हॉपर्स के लिए। जॉब हॉपर्स के लिए लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर होम कंस्ट्रक्शन लोन्स इज प्रॉपर्टी का एलिजिबिलिटी। आपका प्लॉट का जो टाइटल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो उसका कन्वर्जन नॉन एग्रीकल्चरल या NA में हो जाना चाहिए। आपका बिल्डिंग प्लान एकदम अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। प्लॉट ऐसा होना चाहिए कि बैंक के लिए वो सेलेबल है, वो एक कोलैटरल के तरह बैंक उसको देख सकता है। KYC डॉक्यूमेंट्स जो है वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है। जैसा आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज आ गया, एड्रेस प्रूफ के लिए लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट जो भी है, यही मांगेंगे। जो आपका स्टैंडर्ड KYC डॉक्यूमेंट्स है उसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं बैंक्स। अब देखते हैं इनकम डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है। सैलरीड एम्प्लॉय का लास्ट 6 महीने का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का विथ ITR रिटर्न, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सैलरी अकाउंट का, जो अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट होता है उस अकाउंट का, और एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये जनरली एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो बैंक मांगते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है अभी बताते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 साल का,
साथ में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, वही कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साल का, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लास्ट 3 साल का ऑडिटेड जो रहता है आपका सीए जो फाइल किया रहेगा, 12 महीने का बिजनेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दोनों चाहिए होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो उसका रिकॉर्ड और उसका रिटर्न्स। बिजनेस प्रूफ में आप उद्यम या एमएसएमई सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं, शॉप एक्ट दिखा सकते हैं, पार्टनरशिप डीड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्रूफ में आ जाता है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में पहला चीज़ जो लगता है वो है सेल डीड या टाइटल डीड ऑफ द प्लॉट। साथ में 7/12 एक्सट्रैक्ट या खाता सर्टिफिकेट, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लास्ट 30 साल, ताकि टाइटल क्लैरिटी और क्लीननेस दिखाया जा सके। लेटेस्ट जो प्रॉपर्टी टैक्स पेड है उसका रिसीट्स, जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान है सैंक्शनड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, साथ में एक बीओक्यू मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज या कॉस्ट एस्टिमेट जिसको बोलता है, वो अटैच करिएगा। आर्किटेक्ट जो ये काम किया है उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है उसके साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है उसका कॉपी। अभी हम देखेंगे अप्रूवल का प्रोसेस फ्लो क्या है और ब्रॉडली क्या टाइमलाइंस एक्सपेक्टेडली लग सकता है। अब प्रोसेस ब्रॉडली ये है, पहला स्टेज जो होता है उसमें आप एप्लीकेशन और इनिशियल डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं। इसमें आपका 1 से लेकर 3 दिन तक जा सकता है। उसके बाद एक रफ एलिजिबिलिटी चेक और इन प्रिंसिपल एक सैंक्शन के तरफ हम जाते हैं। उसमें आपका करीब और 4 दिन, मतलब मानो टोटल 7 दिन तक जा सकता है। स्टेज 3 में प्रॉपर्टी का लीगल वेरिफिकेशन होगा बाय बैंक का जो लॉयर है या लीगल टीम है उसके थ्रू। वो आप मान के चलो कि डे 7 से लेके डे 14 तक जाएगा। स्टेज 4 में बैंक का जो अपॉइंटेड इंजीनियर होगा या इन हाउस इंजीनियर होगा वो प्रोजेक्ट का टेक्निकल वैल्यूएशन करेगा, ये देखने के लिए दैट द कोरेस्पॉन्डेंस जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्स कर रहा है वो वेल कवर्ड है और वो प्रॉपर है या नहीं। इसमें आपका डे 10 से लेके डे 15 तक जाएगा। उसके बाद आपका सैंक्शन लेटर निकलते निकलते और आप मान के चलिए 5-1 दिन जाएगा। मतलब ये स्टेज 5 कंप्लीट करते करते आपका करीब 3 हफ्ता आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चला जाएगा। उसके बाद फिर आपका बनेगा लोन एग्रीमेंट और फर्स्ट ट्रांच डिसबर्समेंट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड योर एबिलिटी टू गिव द प्रूफ कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट। ये करीब आपका अगला 10 दिन में होने वाला है। तो अगर सब बराबर जाए तो आपका 1 महीने में ये प्रोसेस आपका एक्टिवेटेड हो जाता है। अब रियलिस्टिक जो टाइमलाइन है ये आप 4 से 6 हफ्ता पकड़ के ही चलो, इससे फास्ट नहीं होने वाला है। आप एक्सपेक्ट भी मत करिए और आप उसी हिसाब से अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग करिए। इससे स्लो जरूर हो सकता है अगर ऑब्जेक्शंस होता है। अभी ऑब्जेक्शंस किस किस चीज के बारे में आ सकता है पहले देखते हैं अपन। मानिए जैसा टाइटल डीड है उसमें चेन इनकम्प्लीट है, कोई लिंक मिसिंग है। प्लॉट जो आपने लिया है वो रिकॉर्ड में अभी तक एग्रीकल्चरल शो कर रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी आपका जो प्लान अप्रूवल हुआ है वो अप्रूवल का जो स्टैंपिंग है वो ठीक से नहीं हुआ है या पुराना दिख रहा है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में अगर बड़ा वेरिएशन है ईयर ऑन ईयर, इसके वजह से ऑब्जेक्शन आ सकता है। या तो इसके कारण से भी आ सकता है कि एग्जिस्टिंग लोन्स आपका हाई है, FOIR का ब्रीच हो गया। बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है अगर प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे है, ये इस पे तो मोस्ट बैंक रिजेक्ट ही कर देते हैं। अगर प्लॉट पे कोई ऑनगोइंग डिस्प्यूट है या स्टे ऑर्डर है, इसके वजह से भी रिजेक्शंस आ सकते हैं। इन ऑब्जेक्शंस का जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो आर्किटेक्ट, लॉयर या CA के साथ कोलैबोरेट करके देनी पड़ती है। देखिए, एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक सिंपल मंत्र है, पहले डॉक्यूमेंटेशन, बाद में बैंक के पास जाइए। पहले अपना सिविल क्लीन करिए, प्लॉट का टाइटल क्लीन करवा लीजिए,
बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवा लीजिए प्रॉपरली, उसके बाद ही आप बैंक के पास जाइए, बैंक को अप्रोच करिए। रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो डिले और रिजेक्शन गारंटीड है। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में कि कौन सा बैंक हमको चुनना चाहिए। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स या एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को, और क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना काफ़ी नहीं होता है, इसमें काफ़ी सारा हिडन फैक्टर्स होता है जो आपका जो टेन्योर ऑफ लोन है, मानिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसमें काफ़ी बड़ा फर्क बना सकता है।